देखिए, मेरा जन्म एक बहुत अमीर परिवार में हुआ। मेरे दादाजी हरियाणा के रहने वाले थे और रोजी रोटी की तलाश में वो उड़ीसा संबलपुर जाकर बस गए। चूंकि पैसा नहीं था, गरीबी की हालत थी, सो वो एक साइकिल किराए पर लेकर गली गली घूमकर सामान बेचने लगे और अपनी मेहनत के दम पर वो अपने शहर के सबसे बड़े अमीरों में से एक बने। उस घर में, उस परिवार में मेरे पिता का जन्म हुआ, जहां पर ऑलरेडी काफी ज्यादा पैसा आ चुका था। अभी भी हमारी पुश्तैनी हवेली संबलपुर उड़ीसा में है, काफी बड़ा मकान है और हमारे जितने भी बाकी चाचा हैं उन सब के अपने अपने बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं, किसी के कारखाने हैं, किसी के मशीनों की फैक्ट्री है, तो काफी वो ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। उस परिवार में मेरे पिता का जन्म हुआ। मेरे पिता 5 भाई और 3 बहनों में सबसे बड़े थे। सो जब मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी से कहा कि अब मेरे बाद तुम्हें यह सारा कारोबार संभालना है तो अभी से शुरुआत कर दो, तो मेरे पिताजी ने वो जवाब दिया जिसको सुनकर मेरे दादाजी चौंक गए और मुझे विश्वास है कि आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। तो आप जानना चाहेंगे मेरे पिताजी ने क्या जवाब दिया? सब बोल नहीं रहे। देखिए, मुझे आपकी आवाज चाहिए। हमारी खामोशी ने हमें 200 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रखा। आज भी खामोश रहेंगे? आज तो बोलना पड़ेगा ना। जिंदगी में अगर सच में आजादी चाहिए, आर्थिक आजादी, राजनीतिक आजादी, सामाजिक आजादी और अपनी पूरी जिंदगी में आजादी और एक आजाद जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा, आवाज बुलंद करनी होगी। तैयार है आप? तो मेरे पिताजी ने अपने पिता से यानी मेरे दादाजी से कहा कि पिताजी मुझे पैसा नहीं कमाना। क्या बोला? मुझे पैसा नहीं कमाना, मुझे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको ऐसे लोग मिलते हैं कोई जिनको पैसों में दिलचस्पी ना हो? जो मिलते हैं वो सामने मुंह के ऊपर बोलते हैं कि मुझे पैसों में दिलचस्पी नहीं है, मगर अगर सच में आप देखोगे अंदर जाके तो सबसे ज्यादा दिलचस्पी उन्हीं को है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत करीब से चेक कर लिया, एक भी इंसान मुझे दुनिया में ऐसा नहीं मिला जिसको पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। राइट? क्योंकि कई सारे मैंने प्रवचन भी सुने, कई सारे लोगों की प्रवचन भी सुने जिनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जिनको लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं और वो बोलते हैं माया मोह सबसे दूर रहो और नीचे अकाउंट नंबर है इसमें डाल दो। वो बड़े बड़े लग्जरी, वो बोलते हैं मेरे नाम से कोई अकाउंट नहीं है, लेकिन जब आप उनकी जिंदगी को देखेंगे, फ्लाइट में बिजनेस क्लास में ट्रेवल करते हैं, बड़े बड़े लग्जरी 5 स्टार 7 स्टार होटल में रुकते हैं, तो अकाउंट की जरूरत ही कहां है भाई? आदमी पैसा लेके ऊपर तो जाता नहीं है और जब तक जिंदा है वो सारे सुख भोग ही रहे, तो पैसे की जरूरत कहां है? अकाउंट की जरूरत कहां है? सो एनीवेज हम उस पर डीप में नहीं जाएंगे, बट मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जिसको पैसों में दिलचस्पी ना हो। ऐसे कोई बहुत बिरले होते होंगे, बट मेरे पिताजी उन्हीं में से एक थे। उन्होंने कहा मुझे पैसा नहीं कमाना। मेरे दादाजी ने कहा मतलब? तो मेरे पिताजी ने कहा कि मुझे समाज सेवा करनी है, मुझे देश के नाम अपनी जिंदगी कुर्बान करनी है, मुझे समाज में जो अव्यवस्थाएं हैं उसको दूर करना है, जो राजनीतिक अव्यवस्था है उसको ठीक करना है, समाज में जो कुरीतियां कुप्रथाएं हैं, हमारे शादियों में जो आडंबर है, जो दहेज की प्रथा, मिलनी की प्रथा, भात भरने की प्रथा, जो बहुत सारी गलत परंपराएं और रीति रिवाज हैं, मुझे उन्हें दूर करना है, मुझे समाज सुधारना है, मुझे देश बदलना है। जब मेरे पिता ने ऐसा बोला होगा तो मेरे दादाजी ने क्या बोला होगा? शाबाश, हमें गर्व है कि हमारे घर में तुम्हारे जैसा शेर पैदा हुआ। राइट? क्या लगता है आपको, ऐसा बोला होगा? देखिए साहब, हम सब चाहते हैं कि समाज में परिवर्तन आए, हम सब चाहते हैं कि बदलाव आए, हम सब चाहते हैं कि भगत सिंह फिर एक बार पैदा हो, फिर एक बार क्रांति हो, लेकिन हमारे घर में पैदा ना हो, पड़ोस में पैदा हो। अगर हमारा बच्चा आकर के हमको ये बोल दे कि पापा की मम्मी मुझे अपनी जिंदगी देश के नाम कुर्बान करनी है, तो शायद ही कोई माँ बाप ऐसे होंगे जो उसको इजाजत देंगे, बोलेंगे चुपचाप अपना काम कर, पढ़ाई कर और नौकरी की तलाश कर। हेलो, ये हमारे समाज के नियम है, रीति रिवाज है, जीवन जीने का तरीका। मेरे दादाजी भी उन्हीं में से एक थे। तो जब मेरे पिताजी ने कहा कि मुझे देश के नाम जिंदगी कुर्बान करनी है, तो मेरे दादाजी नाराज हो गए। उन्होंने कहा दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल हो गया, वी आर मारवाड़ी, हम व्यापार करना जानते हैं, धंधा करना जानते हैं, तो चुपचाप धंधा संभाल। और मेरे पिताजी ने चुपचाप घर छोड़ दिया, धंधा तो नहीं संभाला, घर छोड़ दिया। मेरी उम्र 3.5 साल थी, बड़े भैया श्याम अग्रवाल 5 साल उनकी उम्र थी। हम दोनों को लेकर मम्मी पापा जगदलपुर छत्तीसगढ़ आ गए और वहां से हमारी गरीबी का सफर शुरू हुआ। वहां से हमने वो हालात भी देखे कि जब 2 टाइम का खाना खाने के लिए भी कई बार हमारे पास पैसे नहीं होते थे, क्योंकि पिताजी का फोकस नहीं था पैसा कमाने में, उनका फोकस था समाज सेवा करने में। तो धीरे धीरे हम कर्जों में दबते जा रहे थे और घर के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। कई बार ऐसी स्थितियां हमने देखी कि मम्मी हमें तो खाने को देती थी और मम्मी खुद भूखे रह जाती थी, और जब हम पूछते थे कि मम्मी आप खाना क्यों नहीं खा रही, तो मम्मी ये बोलती थी कि बेटा आज मेरा उपवास है। उपवास नहीं होता था, उपवास नहीं होता था।
दरअसल घर में खाने को इतने होते ही नहीं थे कि सबका काम चल सके, तो अपने बच्चों को खाना देकर एक मां खुद भूखे रह जाया करती थी। एक मां के त्याग और बलिदान की कहानी है। इस मंच से मैं प्रणाम करना चाहता हूं अपने माता पिता को, जिन्होंने अपनी सुख सुविधाओं की परवाह न करते हुए भी हमारी सुख सुविधाओं का ख्याल रखा, पाल पोस कर बड़ा किया, अच्छी परवरिश दी, इस लायक बनाया कि सभ्य समाज में आज हम भी सिर उठाकर जीवन गुजार पा रहे हैं। मैं प्रणाम करना चाहता हूं आप सभी के माता पिता को भी। मुझे नहीं मालूम कि हम में से कितने लोगों ने अपने माता पिता को याद रखा है। मुझे नहीं मालूम कि हम में से कितने लोग अपने माता पिता को आज भी वो प्यार, वो सम्मान देते हैं जिसके वो हकदार हैं। मुझे नहीं मालूम कि हम में से कितने लोग अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। मगर मुझे इस बात का एहसास है कि हम सब की जिंदगी में हमारे माँ बाप ने जो तकलीफें हमारे लिए उठाई हैं, जो कुर्बानियां उन्होंने हमारे लिए दी हैं, हम पूरी जिंदगी उनके नाम कर दें फिर भी उनके एहसानों का बदला चुका नहीं सकते। 14 साल की उम्र आते आते मुझे एक बात समझ में आ गई कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो घर के हालात और खराब होते जाएंगे, क्योंकि पिताजी का पूरा फोकस समाज सेवा में है। तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी आप समाज सेवा कीजिए। 14 साल की उम्र में मैंने अपने पिताजी से कहा कि आप समाज सेवा कीजिए और मैं आज से घर चलाऊंगा। आपको घर चलाने के लिए कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, घर मैं चलाऊंगा, आप समाज सेवा में अपना फोकस कीजिए। मेरे पिताजी में आज भी कोई बदलाव नहीं आया। आज 75 साल की एज है, आज भी महीने में 20 दिन घर से बाहर रहते हैं, गांव-गांव जाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, मीटिंग करते हैं, उनको समझाते हैं कैसे रहना है, क्या करना है, समाज में क्या होना चाहिए, राजनीति में क्या होना चाहिए, देश में क्या होना चाहिए। आज भी लगे हुए हैं। कोई परिवर्तन उनकी सोच में नहीं आया। सिर्फ एक परिवर्तन आया है, उनको यह समझ में आ गया है कि समाज सेवा करनी है तो भी पैसा चाहिए। आज हर महीने 60 से 70 हजार रुपया मैं उनको समाज सेवा के लिए देता हूं, जिसका मैं कोई हिसाब नहीं मांगता कि आप क्या करते हैं। वो अपने तरीके से जगह जगह जाते हैं, खर्च करते हैं और वो मुझे कहते हैं कि सचिन मुझे महीने का 2 लाख रुपए कम से कम चाहिए। अभी हाल में उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा 60-70 हजार रुपये अब कम पड़ रहे हैं, मुझे और ज्यादा बड़े तौर पे करना है, मुझे महीने का 2 लाख रुपए चाहिए। मैंने कहा पिताजी ठीक है, 1 साल मुझे और समय दीजिए, 1 साल के बाद आपको मैं हर महीने का 2 लाख रुपए दूंगा। मुझे नहीं मालूम कि वो समाज में क्या परिवर्तन ला पाएंगे, कितना बड़ा बदलाव ला पाएंगे, मगर मुझे मैं ये चाहता हूं कि जीवन के अंतिम समय में उनको ये ना लगे कि साहब मैं कुछ कर सकता था लेकिन पैसों की कमी से मैं नहीं कर पाया, मेरे बेटे नालायक निकले। ये नहीं लगना चाहिए उनको। तो मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं। एनीवेज 14 साल की उम्र में मैंने अपने परिवार की जिम्मेदारियां संभाली। हालांकि 14 साल की उम्र बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी जब जिम्मेदारियां सिर पर आती है तो व्यक्ति जल्दी बड़ा हो जाता है। मैच्योरिटी जिम्मेदारियों के साथ आती है, उम्र की कई बार जरूरत नहीं पड़ती। 14 साल की उम्र में मैंने वो सारे काम शुरू किए जिनमें या तो कम पैसे लगते थे या बिना पैसों के उनको शुरू किया जा सकता था, और सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक मैं मेहनत करने लगा। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? डायबिटीज, बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट अटैक, सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? कौन सी है सबसे बड़ी बीमारी? यस माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बीमारी है गरीबी। जिस व्यक्ति को गरीबी की बीमारी लग जाए ना, किसी और बीमारी की आवश्यकता ही नहीं है। वो अकेली बीमारी उसको घुट-घुट कर जीने के लिए मजबूर कर देती है। और मुझे इस बीमारी से अपने परिवार को बाहर निकालना था, इस बीमारी को जड़ से अपने परिवार से खत्म करना था, नेस्तनाबूद करना था। मैंने दिन रात मेहनत करना शुरू किया। 7-8 सालों में घर की स्थिति ठीक ठाक पोजीशन पर आकर खड़ी हुई। हाँ, पैसे आने लगे, इतने नहीं आ रहे थे कि सारे सपने पूरे हो जाएं, मगर इतने जरूर आने लगे कि अब घर में खाने कमाने को लेकर कोई तकलीफ नहीं थी। उस समय मेरे पास आरसीएम का सिस्टम आया 2002 में। रात के 12 बजे मेरे ग्रेट अपलाइन आदरणीय श्री पीके देवांगन जी आरसीएम लेकर मेरे पास आए। अच्छा मुझे बताइए, रात के 12 बजे आप में से कोई व्यक्ति कभी गया किसी को प्लान दिखाने? कोई है हमारे जैसे पागल? रात के 12 बजे 2-3 लोग हैं। चलिए, बाकी सब समझदार हैं। एक बात याद रखिएगा साहब, समझदार लोग जिंदगी चलाते हैं, पागल इतिहास बनाते हैं। अगर आपको कामयाबी बड़ी चाहिए, किसी एक लक्ष्य के लिए, किसी एक उद्देश्य के लिए, आपको पागलपन की हद तक काम करना होगा, जुनूनी बनना होगा, जज्बाती बनना होगा, जिहादी बनना होगा, तब जाकर के आप उस लक्ष्य में बड़ी कामयाबी ले पाएंगे। भगत सिंह 23 साल की उम्र में हंसते हुए फांसी के फंदे को चूम करके अपने गले में डालते हैं। एक शिकन नहीं आती उनके चेहरे पर कि मेरी जिंदगी 23 साल की उम्र में खत्म हो रही है, अभी तो मैंने जीवन को जिया ही नहीं है। एक शिकन नहीं है। बोलते कोई बात नहीं, मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, मैं हिंदुस्तान के नौजवानों के दिल में जिंदा रहूंगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या उस समय
23 साल की उम्र में जब वो फांसी के फंदे पर चढ़ गए, उस समय और भी उस उम्र के नवयुवक और नवयुवतियां रही होंगी भारत में? क्या वो सारे लोग इसी तरीके से देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे? नहीं। कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, कोई दुकान संभाल रहा था, कोई व्यापार कर रहा था, कोई नौकरी की तलाश कर रहा था, कोई शादी के सपने देख रहा था, कोई प्यार मोहब्बत के चक्कर में था। और वैसे समय में 23 साल का नौजवान अगर फांसी के फंदे को स्वीकार करता है तो क्या वो सामान्य व्यक्ति है या पागल है? जी हां, वो अपने लक्ष्य के लिए पागल थे, जज्बाती थे। जिस उम्र में लोगों को लोगों से मोहब्बत हो रही थी, उस उम्र में उन्हें देश की आजादी से मोहब्बत हो गई। यही कारण है कि आज भी हम उन्हें याद करते हैं। मैं रोज दिल से उनको नमन करता हूं। यही कारण है कि रहती दुनिया तक भगत सिंह का नाम अमर रहेगा, क्योंकि वो लोग जो अपनी जिंदगी में किसी एक लक्ष्य के लिए दीवाने हो जाते हैं, उन्हीं का नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज होता है। सतीश पंडित जी सामान्य व्यक्ति थे या पागल थे? 2 साल 10 महीने में उन्होंने वो कर दिया जिसको आज भी हम रोज याद करते हैं। मैं अब स्टेज पर जाता हूं, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप स्टेज पर हाथ जोड़कर करते क्या हैं? मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूं अपने माता पिता को, फिर उस परमात्मा को जिसने ये जीवन दिया, जिन्होंने इतना सुंदर सिस्टम दिया। फिर मैं प्रणाम करता हूं अपने अपलाइन पीके देवांगन जी को, अपने सभी गुरुजनों को और सतीश पंडित जी को। और साथ में मैं ये निवेदन करता हूं उस परमात्मा से कि इन सभी गुरुजनों की शक्ति और आप मेरे साथ मौजूद रहें पूरे प्रोग्राम में। तो सतीश पंडित जी को मैं अपने हर प्रोग्राम के पहले याद करता हूं, अपने सभी गुरुजनों के साथ सतीश पंडित जी को याद करता हूं। 2 साल 10 महीने केवल वो आरसीएम के साथ रह पाए, फिर इस दुनिया से वो चले गए, मगर वो 2 साल 10 महीने में वो कर गए जो आज भी लोगों के लिए मिसाल है। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, सामान्य तरीके से नहीं कर सकता। हेलो, टीसी छाबड़ा जी क्या हैं? सामान्य व्यक्ति हैं या पागल हैं? साहब, उनकी धर्मपत्नी का जब स्वर्गवास हुआ तो 4 दिन के अंदर ही अंदर वो गुरुकुल के सेशन में वापस आ चुके थे लोगों के लिए। तो मैंने एक बार उनसे पूछा, फोन किया, मैंने कहा कि सर मैं माफी चाहता हूं, एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे कि हमारे घर में किसी की तबियत खराब हो जाए तो हम 15 दिन तक बहाना बना लेते हैं कि सब अभी तबियत खराब है किसी की, तो हम अभी आरसीएम की मीटिंग में नहीं आ पा रहे हैं, प्लान नहीं दिखा पा रहे हैं। और आपके घर में इतनी बड़ी घटना हो गई और उसके बाद आप 4 दिन में वापस एक्शन पर आ गए, आखिर कैसे? उन्होंने जो जवाब दिया बड़े ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि धर्मपत्नी जाने से पहले काफी बीमार चल रही थी, उनको कुछ तकलीफ थी तो इलाज चल रहा था, बट समहाउ वो बच नहीं सकी। तो उन्होंने कहा बीमार चल रही थी, मेरा बहुत सारा समय वहां जा रहा था, तो जब वो जा रही थी दुनिया से तो उसने कहा कि मेरे पीछे आपका बहुत सारा समय अब तक जाता रहा, अब मैं चाहती हूं, मैं तो जा रही हूं, आपको आजाद करके जा रही हूं, आप अपना पूरा समय आरसीएम की इस अभियान को ऊंचाइयों पर लेकर जाने के लिए कीजिए, क्योंकि मेरी आखिरी इच्छा यही है कि आने वाले समय में आरसीएम के सभी बड़े बड़े क्रांतिकारियों को राष्ट्रपति भवन में बुलाकर सम्मानित किया जाए। आप सोचिए, जिस परिवार का ये जज्बा हो, ये जुनून हो, वो परिवार बड़े इतिहास तो बनाएगा ही बनाएगा। सब यही कारण है कि आज आरसीएम इतना बड़ा अभियान बन चुका है। आज टीसी छाबड़ा जी को पैसों की आवश्यकता नहीं है। आप उनको आरसीएम के बतौर जानते हैं, मैं उनको आरसीएम से बाहर भी जानता हूं। आरसीएम के बाहर भी उनके पास इतने सारे व्यापार और इतने तरीकों से पैसा आ रहा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उनके पास चारों दिशाओं से पैसा आ रहा है। पैसे के लिए आरसीएम करने की जरूरत नहीं है। पैसे के लिए रोज सुबह उठकर 6:30 बजे से पहले नहा धो करके कपड़े उपड़े अच्छे पहनकर आपके बीच में गुरुकुल में आने की जरूरत नहीं है। पिछले 2.5 साल से लगातार वो आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें नए भारत का निर्माण करना है। तो साहब, इस दुनिया को बदला उन्हीं लोगों ने है जिन्होंने अपने लक्ष्य के साथ पागलपन की हद तक प्यार किया है। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? क्या आप अपने जीवन में किसी एक उद्देश्य के लिए खुद को समर्पित करने के लिए तैयार हैं? तो फिर आप बहुत आगे जा सकते हैं। रात के 12 बजे मेरे अपलाइन मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि सचिन, एक जोरदार बिजनेस मिला है, जिंदगी बदल सकती है, तुझे बताना है। रात के 12 बजे मैंने घड़ी देखी, मैंने कहा कि सर आपको नहीं लगता कि थोड़ा समय ज्यादा हो गया है? अगर बिजनेस की बात है तो कल सुबह हम बात कर लें। तो मेरे अपलाइन ने कहा कि नहीं, मैं इतना एक्साइटेड हूं कि रुक ही नहीं सकता, इसीलिए तो आया हूं तेरे पास। तो अगर तू बुरा ना माने तो मैं तुझे अभी प्लान दिखाना चाहता हूं। मैंने मन ही मन सोचा, रात के 12 बजे इन्होंने नींद से उठाया है, मैं बुरा मानकर कर भी क्या लूंगा? ये मानने वाले तो लग नहीं रहे। तो मैंने कहा सर बताइए। तो उन्होंने जो प्लान मुझे दिखाया, एक पेपर मंगाया, पेन लिया और जो प्लान दिखाया मैं आपको दिखाना चाहता हूं और आप मुझे देखकर बताइएगा, मेरी जगह आप होते तो आप ज्वाइन करते क्या? देखना चाहेंगे? आवाज नहीं आ रही सबकी। देखना चाहेंगे? उन्होंने मुझे प्लान दिखाया, सचिन देख ये तू है। मैंने कहा मतलब? उन्होंने कहा मतलब सिस्टम है, मान ले, ये ऐसे गोले गोले बना के प्लान दिखाते हैं, मान ले ये तू है। मैंने कहा ठीक है सर, मान लिया। फिर बोले तूने 1480 के कपड़े खरीदे। मैंने कहा सर अभी तक तो नहीं खरीदे। बोले मान ले। अच्छा, मैंने कहा मान लिया। फिर बोले तूने 2 लोगों को बेचे।
मैंने कहा मान लिया। फिर बोले 2 ने 4 को बेचे। मैंने कहा फिर? बोले फिर क्या, तू और मैं दोनों करोड़पति। यही प्लान है। अब आप मुझे बताइए, ये देखकर आप ज्वाइन करते? तो मैं भी आपकी तरह समझदार हूं, मैंने भी नहीं किया। मैंने उनको अपना एक्सपर्ट कमेंट दिया। मैंने कहा सर, ऐसी कंपनियां रोज आती है मेरे सामने, बंद हो जाती है, मैं तो करूंगा नहीं, और मेरी बात मानिए आप भी मत कीजिए, बर्बाद हो जाएंगे, फेस वैल्यू खराब हो जाएगी, लोग ताने मारेंगे। तो उनका जो एक्साइटमेंट था, जो गुब्बारा भरा हुआ था एक्साइटमेंट का, मैंने एक पिन मारकर उसको पंचर कर दिया, हवा निकल गई। तो उन्होंने बड़े बुझे हुए उदास मन से मुझसे पूछा, तुझे सच में लगता है सचिन ये चलेगा नहीं? मैंने कहा आप बोलो तो लिख के दे सकता हूं नहीं चलेगी कंपनी, क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी तो उस समय भी नहीं थी अपने अंदर। मैंने कहा नहीं चलेगी। वो लौट गए। हमारे जो अपलाइन राजस्थान जयपुर से छत्तीसगढ़ में बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आए थे, उनको मालूम पड़ा पीके देवांगन जो बहुत एक्साइटेड थे, सचिन अग्रवाल नाम के किसी प्राणी ने उनकी हवा निकाल दी है। तो वो सुबह सुबह उनके घर पहुंच गए डैमेज कंट्रोल के लिए। जहां पर मैंने पंचर मारा था उसमें टेप वेप लगा के ठीक किया, फिर से हवा भरी। मेरी भावनाएं आप समझ रहे होंगे। उनको एक्साइटेड किया, और उसी एक्साइटमेंट में पीके देवांगन जी ने मुझे फोन किया। बोले सचिन, आवाज की तलखी सुनकर मैं समझ गया मामला गड़बड़ है। मैंने कहा यस सर। और उन्होंने बड़े ही प्यार से मुझसे पूछा, अब देखना, ध्यान से देखना उनका प्यार। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, तू आरसीएम ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा? ये प्यार था उनका, संबंध अच्छे थे तो ये प्यार था। मैंने कहा सर आप बोलेंगे तो कर लूंगा, लेकिन मुझे इसमें कोई दम वाली बात नजर नहीं आती। बोले दम को रख किनारे, तू खाली बता तू ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा? क्या लगता है आपको मैंने क्या किया होगा? संबंध अच्छे थे, ज्वाइनिंग हो गई, बट संबंधों पे काम नहीं होता, सो मैंने भी काम नहीं किया। वो मुझे मीटिंग में बुलाते रहे, मैं गोलियां देता रहा। यू नो गोली? सब जानते हैं, एक से गोलीबाज बैठे हैं यहां पर। आपने भी अपने अपलाइन को बहुत गोलियां दी होगी ना, और आज अगर कोई आपको गोली देता है तो तकलीफ होती है, जो बोया है वो काटना पड़ेगा। तो मैंने 6 महीने तक अपलाइन को बहाने बनाए, आज ये है, आज वो तबियत खराब उसकी, मैंने पता नहीं कितने को बीमार कर दिया, वो उसकी तबियत खराब, उसकी तबियत खराब, 6 महीने तक बहाने बनाए। लास्ट पे मुझे लगा ये मानने वाले नहीं है, एक बार तो जाना ही पड़ेगा। जब मुझे लगा कि साहब ये नहीं मानने वाला, ये नहीं मानने वाला, तो फिर मैंने, मतलब नहीं मानने वाले, मेरे अपलाइन नहीं मानने वाले, तो फिर मैं गया, मजबूरी में गया। लेकिन गया तो मुझे तकलीफ कहां पे हुई मालूम? मुझे बाहर गेट पे रोका गया। आपको भी रोका गया? मुझसे बोला गया भाई साहब 30 रुपए का चालान कटवाना पड़ेगा। आपका भी चालान कटा? अच्छा लगा? अच्छा लगा? अच्छा तो नहीं लगा होगा, और अगर आप पहली बार आए तब तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा। अच्छा सिर्फ उन्हीं को लगा होगा जिनका चालान उनके अपलाइन ने कटाया होगा। मुझसे उस समय, अच्छा आपसे लिए कितने भी? अजी 100 रुपए लिए गए आपसे, मुझसे 30 रुपए लिए गए थे उस समय। 30 रुपए का चालान कटा। जब मुझसे 30 रुपए लिया गया, आज से लगभग 23 साल पहले 2002 में, तो मैंने ऑब्जेक्शन किया। मैंने कहा साहब ये 30 रुपए किस बात का, अंदर समोसा मिलेगा, किस बात का 30 रुपए लिया जा रहा है? तो मुझे बताया गया कि भाई साहब ना समोसा मिलेगा ना आलू गुंडा मिलेगा, ये अंदर घुसने की फीस है। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, बाजार में कंपनियां विज्ञापन करने के लिए करोड़ों रुपया खर्चा करती है, तुम्हारी कंपनी की मीटिंग फ्री में नहीं करा सकती। अरे मैं तुम्हारी मीटिंग में बैठूंगा, मुझे कुछ बात समझ में आ गई, मैं तुम्हारी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदूंगा, तो साहब कहीं ना कहीं तुम्हारी कंपनी का धंधा बढ़ेगा, तो तुम्हें तो ये मीटिंग फ्री में करानी चाहिए। अच्छा कुछ गलत बोला मैंने? बिल्कुल सही बोला ना, गलत देखिए अपन बोलते भी नहीं है। तो मुझे बताया गया कि भाई साहब यही फर्क है बाजार की कंपनियों में और आरसीएम में। बाजार की कंपनियां विज्ञापन करने के लिए करोड़ों रुपया खर्चा करती है, आरसीएम विज्ञापन नहीं कराती, अच्छे प्रोडक्ट बनाती है, मार्केटिंग के लिए आम आदमी को अपना पार्टनर बना लेती है, और जो बीच का खर्चा होता है वही बिचौलियों को बांटने की जगह आम आदमी को वापस बांट देती है, और इसी वजह से आम आदमी की जिंदगी बदलती है। तो जब ये उन्होंने बताया तो मैंने कहा भाई तब तो ठीक है, फिर तो टिकट लेना पड़ेगा, ठीक है मीटिंग कंपनी नहीं कराती, खर्चा आप लोग मिलकर बांट रहे, ठीक ओके ठीक है। लेकिन अगर ऐसा है तो भी, अगर टिकट लेनी पड़ती है तो भी मैं क्यों लूं? अरे मैंने तो अभी तक तुम्हारी कंपनी में काम करने का फैसला किया ही नहीं है, मुझे तो ये बुला रहे थे, मैं गोली देते देते थक गया इसलिए आया हूं। टिकट लेना ही पड़ता है तो वो ले जिसने मुझे बुलाया, मेरे अपलाइन। कुछ गलत बोला मैंने? देखिए गलत अपन ने बोलते भी नहीं है, मैंने बताया ना। लेकिन मेरे अपलाइन जो थे ना साहब, वो भी बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति थे, घाट घाट का पानी पिया था, मेरे जैसे कईयों को पिलाया था, तभी तो मुझे आरसीएम में लाए थे।
वरना मेरे जैसे व्यक्ति को आरसीएम में लाना इतना आसान नहीं था। हम बहुत टेढ़े हुआ करते थे, जमाने की ठोकरें खा खा कर हम भी बहुत सीधे हो गए थे जलेबी की तरह से। जलेबी तो आप समझते ही सीधी होती है। हाँ, तो मुझे अगर आरसीएम में लाए हैं तो कुछ तो खूबी उनमें रही होगी। तो उन्होंने बड़े प्यार से समझाया। प्यार तब उनका देख ही चुके हैं एपिसोड 1 में, अब एपिसोड 2 में भी देख लीजिए। तो उन्होंने बड़े प्यार से समझाया कि सचिन देख, टिकट तो तेरे को लेना पड़ेगा। ये प्यार था उनका, टिकट तो तेरे को लेना पड़ेगा, लेकिन हां कोई जबरदस्ती नहीं है। जबरदस्ती और कैसे की जाती है सर? जबरदस्ती और कैसे की जाती है? तो मैंने कहा कि साहब मतलब क्या हुआ आपका? उन्होंने कहा मतलब ये टिकट तो लेना पड़ेगा, सिस्टम है यहां का, लेकिन हां अगर तुझे मीटिंग अच्छी नहीं लगी तो मैं तुझे 30 की जगह 60 वापस करूंगा, डबल वापस करूंगा। जब मैंने ये सुना तो मैंने कहा तब ठीक है, इतना बोलने में जाता क्या है कि मजा नहीं आया। बोल देंगे मजा नहीं आया, 30 का 60 मिलेगा, जिंदगी में दोबारा ये बुलाएंगे नहीं। मैंने कहा एक बार डबल पैसा वापस करना पड़ेगा तो दोबारा कौन बुलाएगा? तो मैंने कहा दोबारा बुलाएंगे नहीं। ये सोच के मैं बैठा, लेकिन जब मैं बैठा तो मुझे पहली बार मालूम पड़ा कि साहब आरसीएम और बाकी के नेटवर्क जो मार्केट में चल रहे हैं वो अलग है। अब तक तो मैंने ये सुना था कि नेटवर्क में जो पहले आएगा वो फायदे में, बाद वाले नुकसान में। आरसीएम के प्लान को देखते देखते पहली बार समझ में आया कि इसमें जो मेहनत करेगा वो फायदे में होगा, लेकिन नुकसान किसी को नहीं होगा। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। जब मैं बाहर निकला तो मेरे अपलाइन मेरे इंतजार कर रहे थे, सचिन कैसा लगा? अच्छा क्या बोलना चाहिए था मुझे? अरे अभी मिलके तय किया था ना, क्या बोलना था? मजा नहीं आया। लेकिन चूंकि मैं कंफ्यूज था, गलती से मेरे मुंह से निकल गया ठीक लगा, और मेरे 60 रुपए डूब गए। 30 काय के भैया, बिजनेसमैन, थोड़ा सोचो, 30 तो लगे थे, आने वाले कितने थे, तो 60 रुपए गए ना। लेकिन उस दिन के बाद मैंने आरसीएम को स्टडी करना शुरू किया, आरसीएम को जानना समझना शुरू किया, और मुझे एक बात समझ में आ गई कि साहब अमीर के पास और अमीर बनने के 1000 तरीके बाहर में मौजूद हैं, लेकिन गरीब के पास अमीर बनने का एक तरीका है, उसका नाम है आरसीएम। ये समझ में आने के बाद मैंने काम शुरू किया, और एक बार काम शुरू किया तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने एक काम शुरू किया और मैं जिसके पास गया, प्लान दिखाया वो ज्वाइन, जिसके पास गया वो ज्वाइन, जिसके पास गया वो ज्वाइन, किसी ने मना ही नहीं किया, जिसके पास गया वो ज्वाइन। लोग पैसा लेकर तैयार थे। सर आप कहां थे? हम तो कई महीनों से पैसा लेकर आपके साथ ज्वाइन करने के लिए तैयार बैठे हैं, ये लीजिए पैसा, ज्वाइन करा दीजिए। लोग जुड़ते गए, मैं यहां आ गया। आपको लगता है ऐसा हुआ होगा? अच्छा ऐसा होता तो मजा आता ना। मुझे बताइए, अगर आपको ये मालूम पड़ता कि सचिन अग्रवाल जिसको किस्मत से कामयाबी मिली है वो आ रहा है आपके बीच, तो आप मुझे सुनने आते? आप क्यों आए? क्योंकि आपको किसी ने बताया कि एक ऐसा लड़का आ रहा है जिसने मेहनत के साथ कामयाबी हासिल की है, संघर्ष के साथ कामयाबी हासिल की है। तो जब आप मेहनत करते हैं, जब आप संघर्ष करते हैं, आपकी कामयाबी की कहानी बनती है, और एक दिन आपकी कहानी हिंदुस्तान के बड़े से बड़े ऑडिटोरियम से सुनाई जाती है, और लोग टिकट कटाकर आपकी कहानी को सुनने के लिए आते हैं। तो बनाना चाहते हैं अपनी कहानी? अच्छा ये नहीं हुआ तो कुछ और हुआ होगा, तो असल में क्या हुआ वो जानना चाहेंगे? जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं? मैं गया सबसे पहले अपने सबसे करीबी दोस्त के पास, लंगोटिया यार। जो लंगोटिया यार समझते हैं किसको बोलते हैं? जिसके साथ सारे पुण्य और पाप आपने एक साथ किए होते हैं, एक दूसरे के राजदार। तो मैं गया उसके पास, मुझे पक्का यकीन था ये मना नहीं करेगा। उसने पूरा प्लान देखा, और प्लान देखने के बाद बोलता है सचिन भाई एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। मैंने कहा अच्छा, जब कोई सामने से बोले ना बुरा मत मानना, आप समझ जाना कुछ ऐसा ही बोलने वाला है जो बुरा ही लगने वाला है। आप तैयार हो जाना हेलमेट पहन करके। तो मैंने कहा बोल भाई। तो बोलता है कि भाई अगर आरसीएम की बात करनी हो तो आइंदा मेरे घर पे मत आना। अभी आपको हंसी आ रही है, अभी तो मैं भी हंस लेता हूं, लेकिन आप सोचिए मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी जब उसने ऐसा बोला। बड़े भारी मन से, बड़े दुखी मन से मैंने कहा तेरे घर पर आऊंगा, दोस्ती निभाऊंगा, लेकिन आज के बाद तेरे साथ आरसीएम की बात नहीं करूंगा। और मैंने आज तक वो वादा निभाया है, आज तक मैंने वो वादा निभाया। मैंने उसको प्लान नहीं दिखाया, लेकिन जब जब आरसीएम से इनकम आई उसको मिठाई खिलाने जरूर गया। जब मुझे न्यूट्री चार्ज की तरफ से, आरसीएम की तरफ से स्विट्जरलैंड का टूर मिला,
अच्छा, आप में से कितने लोग हवाई जहाज में बैठ चुके हैं? और एक बात बड़ी ईमानदारी से जवाब देना, कितने लोग अपने पूरे परिवार को हवाई जहाज में बिठाकर सुंदर सुंदर जगहों पर घुमाने ले जाना चाहते हैं? जिन्होंने भी हाथ खड़ा किया, परमात्मा बोलते तथास्तु, आप जरूर जाएंगे। और जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किया, गड़बड़ हो जाएगा, फिर मुझे दोष मत देना। ऊपर से आवाज आ रही है, एक बार फिर से पूछ लो, कितने लोग अपने पूरे परिवार के साथ हवाई जहाज में बैठकर अच्छी अच्छी जगहों पर घूमने जाना चाहते हैं? परमात्मा बोलते हैं तथास्तु। जिन्होंने भी हाथ खड़े किया, मेहनत करते रहिए, आरसीएम के साथ चलते रहिए, एक दिन पूरी दुनिया घूमने का मौका मिलेगा। तो जब आप हवाई जहाज में बैठेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हवाई जहाज में मोबाइल काम नहीं करता, या तो उसको एयरप्लेन मोड पे रखना पड़ता है या स्विच ऑफ करके रखना पड़ता है, राइट? आपको मालूम पड़ेगा जब आप बैठेंगे। जब मैं बैठा स्विट्जरलैंड की फ्लाइट में, तो मुझे पहली बार मालूम पड़ा कि साहब इसमें सैटेलाइट वाईफाई है। सैटेलाइट वाईफाई है, इसका मतलब मैं चलते हवाई जहाज में व्हाट्सएप कॉलिंग कर सकता हूं, फेसबुक कॉलिंग कर सकता हूं, जूम कॉलिंग कर सकता हूं। मैंने कहा मजा आ गया, अब करेंगे कॉल। किसको? किसको? अरे आपको कैसे मालूम पड़ा? मेरे मन की बात आप कैसे समझ गए? लगता है दिल से दिल का कनेक्शन बन गया है ना? सो मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, मैंने कहा और भाई क्या हाल है, और भाई क्या हाल है, 5 शब्द। अगले आधे घंटे तक वो बोलता रहा। पूछ मत यार, हालत खराब है, गवर्नमेंट जीएसटी ले आती है, गवर्नमेंट का पोर्टल चलता नहीं है, वकील को खुद नहीं मालूम कि प्रावधान क्या क्या है, ऑफिसर को खुद को नहीं मालूम प्रावधान क्या क्या है, अगल बगल में 4 दुकानें और खुल गई है, सब गला काट प्रतिस्पर्धा चल रही है, रेट काट काट के माल बेच रहे हैं, ग्राहक किसी का सगा नहीं है, आज यहां से खरीदता है, कल वहां से खरीदता है, उधार खा के भाग जाता है। आधा घंटे तक रोना रोता रहा। और यही आदत हमें से 80% लोगों की होती है। हमको कोई खाली पूछ ले और भाई क्या हाल है, हमको लगता है शायद ये सच में जानना चाहता है, और बैठकर हम पूरा अपना दुखड़ा लेकर बैठ जाते हैं। पूछो मत, यहां दुखता है, यहां दुखता है, यहां दुखता है। बहू बात नहीं सुनती, सास बात नहीं मानती है, पत्नी ध्यान नहीं देती, पति सुनते नहीं है। मतलब हम पूरे अपने जीवन का दुखड़ा उसके सामने रोने लगते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आज तक जिसके जिसके सामने आपने अपना दुखड़ा रोया है, उन्होंने आपकी जिंदगी बदलने में आपकी मदद की है? बल्कि वो लोग जब आपके पीछे से 4 इकट्ठे होते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं कि तेरे पास रोने आया था, मेरे पास रोने आया था। क्यों बताते हैं आप अपना दुखड़ा किसी और को? आज के बाद कसम खाइए, कोई पूछे क्या हाल है, सिर्फ एक ही शब्द बोलना, बिंदास, झकास, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। किसी को अपनी तकलीफ बताना मत। दुनिया आपकी कमजोरी का फायदा उठाएगी, क्योंकि आप जिंदा हैं कि मर गए हैं इससे किसी को कोई मतलब नहीं। आपकी जिंदगी की तकलीफों से किसी को कोई मतलब नहीं, लेकिन जिस दिन आप खड़े हो जाएंगे, आपके परिवार के सारे सपने पूरे हो सकते हैं। खड़े आपको होना, तो जब करना आपको ही है, तो दूसरों के सामने रोना क्यों है? आज के बाद नहीं। मंजूर है? मंजूर है? वादा है? बगल वाले का हाथ पकड़िए और उसको बोलिए पक्का वादा है। बोले पक्का वादा है, आज के बाद अपना दुख किसी को नहीं बताएंगे, अपनी मेहनत बढ़ाएंगे और अपने दुख को दूर करने की जिम्मेदारी लेंगे। मेरा पक्का वादा है। बगल वाले से पूछिए आपका क्या विचार है, और बगल वाले के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए। तो आधे घंटे के बाद उसको याद आया कि फोन के दूसरे साइड में मैं भी हूं, तो मुझसे पूछता है अच्छा मेरी छोड़, तू बता तेरा क्या हाल है। कब पूछ रहा है? आधा घंटे बाद। मैंने कहा मेरी मत पूछ। क्या बोला मैंने? मेरी मत पूछ। उसको लगा उससे भी ज्यादा खराब है, तो सांत्वना देते बोलता है कोई बात नहीं यार, सबकी हालत खराब है, कोई बात नहीं। दोस्त को नहीं बताएगा तो किसको बताएगा? बताना क्या हुआ, बताना। मनी मन सोच रहा था शायद इसका आरसीएम चल नहीं रहा, बहुत मिठाई खिलाता था। दुनिया अपने दुख से दुखी कम है, आपके सुख से दुखी ज्यादा है। तो साहब मैंने बोला मैं हवा में उड़ रहा हूं। क्या बोला मैंने? हवा में उड़ रहा हूं। बोलता मतलब मैंने कहा मतलब मैं हवाई जहाज में हूं। तो क्या बोलता है मालूम? तो सचिन भाई एक बात बता, ये लोगों को बेवकूफ बनाने की तेरी आदत जाएगी नहीं? मैंने कहा यार मैंने तुझको कब बेवकूफ बनाया? तो बोलता तू बोलता है कि मैं हवाई जहाज में हूं और मेरे से फोन से बात कर रहा है, क्या मेरे को नहीं मालूम है हवाई जहाज में मोबाइल काम नहीं करता है? मैं मनी मन हंसा, बोला कुछ नहीं, लेकिन मैंने उसको प्यार से बोला, मैंने कहा भाई बात तेरी सही है, हवाई जहाज में मोबाइल काम नहीं करता, मगर तुझे जो जानकारी है वो डोमेस्टिक फ्लाइट की है। मैं इंटरनेशनल फ्लाइट में हूं, स्विट्जरलैंड जा रहा हूं, इसमें सैटेलाइट वाईफाई है, और तुझे यकीन नहीं आता तो गूगल में सर्च मार के देख ले।
कि इंटरनेशनल फ्लाइट में सैटेलाइट वाईफाई होता है कि नहीं होता है? तो क्या बोलता है मालूम? अरे यार सचिन भाई, तू तो किस्मत वाला है, हम यहां पर मर रहे हैं, तू मजे कर रहा है, ऐश कर रहा है। मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मन ही मन सोचा कि बेटा किस्मत वाला बनने का मौका तो मैं तेरे पास भी लेकर आया था, लेकिन तूने क्या बोला? तूने क्या बोला? तूने क्या बोला? आरसीएम की बात करनी हो तो मेरे घर पे मत आना। मैंने तेरी बात मानी होती तो आज भी आलू प्याज बेच रहा होता। ये तो परमात्मा का शुक्र है कि मैंने तेरी और तेरे जैसों की बात नहीं मानी, इसी वजह से आज मैं कामयाब हूं। साहब, हम 3 भाई हैं। सबसे पहले मैंने अपने बड़े भाई श्याम अग्रवाल को आरसीएम में ज्वाइन करवाया, जो स्टार रूबी कोर लीडर हैं। फिर छोटे भाई विकास अग्रवाल को ज्वाइन करवाया, स्टार एमरल्ड हैं। और हम तीनों एक साथ रहते हैं और हमारी इनकम ज्वाइंट में है। हम जब पहली बार 50,000 रुपया महीना मुझे आरसीएम से 1 महीने का आया, मैं मिठाई लेकर अपने उसी दोस्त के पास गया। उसको बोला, भाई तेरे दोस्त ने पहली बार 50,000 महीने का कमाया है, ये ले मिठाई खा। जब पहली बार 1 लाख रुपए 1 महीने का आया, मिठाई लेकर उसके पास गया। जब पहली बार 2 लाख रुपए 1 महीने का आया, घर में आरसीएम की वजह से मिठाई लेकर उसके पास गया। जब पहली बार 5 लाख रुपए 1 महीने का आया, मिठाई लेकर उसके पास गया। जब पहली बार 10 लाख रुपए 1 महीने का आया, मिठाई लेकर उसके पास गया। और जब पहली बार 16,23,000 रुपए 1 महीने का आया, मैं मिठाई लेकर उसके पास गया। उसकी सजा यही है, उसकी सजा यही है कि वो जिंदगी भर मेरी कामयाबी की मिठाई खाएगा। इसको बोलते हैं मीठा बदला। मीठा बदला। कितने लोग अपनी आलोचना करने वालों से, टांग खींचने वालों से मीठा बदला लेना चाहते हैं। तो आज के बाद किसी से दुश्मनी नहीं करना, किसी के साथ संबंध खराब नहीं करना, किसी को नहीं बोला अच्छा तेरे को दिखाता हूं, कुछ नहीं। दोस्ती बना के रखना। जिस दिन कामयाबी आएगी उस दिन मिठाई खिलाने के लिए कोई तो होना चाहिए। हेलो, तैयार हैं? 1983 भारत ने वर्ल्ड कप जीता क्रिकेट में, कपिल देव की कप्तानी में। कपिल देव, उस समय का एक किस्सा आपको सुनाता हूं। 1980 इस पे मूवी बनी है 83, नहीं देखी तो देखिएगा, बड़ी अच्छी मूवी है। उसमें एक सीन है कि भारत पहुंच गया सेमीफाइनल में, और भारत का मैच, इंडिया का जो मैच है वो होने वाला है सेमीफाइनल में इंग्लैंड के साथ। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल होने वाला है। कल मैच है। आज भारत के खिलाड़ियों का मनोबल तोड़ने के लिए इंडिया इंग्लैंड में, मैच भी इंग्लैंड में चल रहा है, तो इंग्लैंड के न्यूज़पेपर्स में खबर आती है और पेपर के हेडलाइन में लिखा होता है कि इंग्लैंड को तो वॉकओवर मिल गया क्योंकि बच्चों के साथ खिलाया जा रहा है। भारत की टीम, बच्चों की टीम जैसे तैसे सेमीफाइनल में आ गई। किस्मत से ये सेमीफाइनल थोड़ी जीतेगी, इंग्लैंड तो आसानी से जीत जाएगा। जब भारत के खिलाड़ियों ने एक खबर पढ़ी, गुस्से में आग बबूला हो गए। बोले क्या लिखा हमारे लिए, हम बच्चों की टीम है। गुस्से में पेपर लेकर आए, कपिल देव अपना बैट साफ कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, सीन देखिए। कपिल देव अपना बैट साफ कर रहे हैं और सारे भारत के खिलाड़ी आए। उन्होंने कहा गुस्से में पेपर पटकते हुए, देखो ये क्या लिखा हुआ है हमारे बारे में, हम बच्चों की टीम है, इतनी मेहनत करके यहां तक आए, बुलाओ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जवाब दो इनको, कल खबर छपनी चाहिए अखबार में, हमारा जवाब छपना चाहिए। कपिल देव आराम से बैट साफ कर रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उनको। एक खिलाड़ी को और गुस्सा आया, अरे तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्या लिखा हमारे बारे में। कपिल देव ने जो जवाब दिया वो आप सभी के लिए सुनने लायक है। कपिल देव ने कहा कि मेरे भाई एक बात समझ, मैं कैप्टन हूं, मीडिया को बुलाऊंगा, मीडिया आ जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, मैं जो जवाब दूंगा कल पेपर में छपेगा। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन, कल पेपर में जवाब छप गया और कल का मैच हम हार गए, जवाब की कोई वैल्यू है? कल पेपर में जवाब नहीं छपा और हम मैच जीत गए, जवाब की कोई जरूरत है? बोले हम खिलाड़ी हैं, हम जवाब मुंह से नहीं देते हैं, हम जवाब अपने खेल से देते हैं, अपने बल्ले से, अपनी गेंद से देते हैं। जवाब हम खेल के मैदान में देते हैं, जवाब हम अपनी कामयाबी से देते हैं। देना चाहते हैं जवाब? देना चाहते हैं जवाब उन सभी लोगों को जिन्होंने आपका मजाक उड़ाया? देना चाहते हैं? मेहनत को डबल कर दीजिए साहब, मेहनत को डबल कर दीजिए। एक ही तरीका है जवाब देने का, अपनी मेहनत को डबल कर दीजिए। तो साहब मैंने ये संकल्प लिया था कि मुझे कामयाब होना है और हर उस व्यक्ति को जवाब देना है जिसने ये बोला था कि सचिन तू नहीं कर सकता। मैंने जवाब दिया और मैं चाहता हूं आप भी जवाब दें।